हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज इस वीडियो में हम अपने EIS के अंदर चैप्टर नंबर 4, उस चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग नाम के टॉपिक के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। कंफर्म? बेसिक क्वेश्चन। पहले तो मैं बता दूं, ये जो एक रिवीजन वीडियो होगी और तो इसमें शॉर्ट में बताया जाएगा। दूसरा, ये आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, मई के लिए भी और नवंबर के लिए भी। कंफर्म? तो सामने फोकस करना, सब ध्यान से सुनना। सुनो, पहला इस टॉपिक में हम कवर क्या करने वाले हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। बेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? हमने क्लास में भी कवर किया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ आईटी रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि भैया एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है और एक क्लाउड सर्विस रिसीवर होता है, जिसको हम क्लास में CSP और CSR के नाम से बोलते थे। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, मैंने तुम्हें बताया था, एक वीडियो भी दिखाई थी गूगल की। गूगल के डेटा सेंटर में गए थे। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपने यहां पर आईटी रिसोर्सिस को, किसको? आईटी रिसोर्सिस को मैनेज करता है, उसकी मेंटेनेंस करता है, उसकी मैनेजमेंट करता है, उसके लिए अपने यहाँ स्टाफ रखता है, सर्वर रखता है, स्टोरेज रखता है, नेटवर्किंग करता है। तो वो अपने यहाँ पे आईटी रिसोर्सेज रखता है और उन आईटी रिसोर्सेज को क्लाउड सर्विस रिसीवर इंटरनेट की मदद से एक्सेस करता है। इंटरनेट की मदद से एक्सेस करता है। और मैंने तुम्हें, याद करो, क्लास में बताया था कि जब भी पहले पुराने टाइम में जब हम क्लाउड को पेपर पे ड्रॉ करते थे, इंटरनेट को पेपर में डिनोट करते थे, तो हम क्लाउड की फॉर्म में डिनोट करते थे। इसलिए जो इंटरनेट शब्द है, इंटरनेट, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है विदाउट क्या चीज? इंटरनेट। क्योंकि ओवर द इंटरनेट, यूजिंग द इंटरनेट ही हम क्या करते हैं? कंप्यूटिंग मतलब यूज ऑफ आईटी रिसोर्सेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मतलब इंटरनेट, इंटरनेट पर कंप्यूटिंग, यानी कि इंटरनेट की मदद से आईटी रिसोर्सेज को यूज करना ही क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। और यहां पर मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, याद करो, मैंने कहा था अगर तुम ईमेल यूज कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो। तुम एक सेल्स फोर्स का नाम का CRM सॉफ्टवेयर, मैंने तुम्हें बताया था, सेल्स फोर्स नाम का जो CRM सॉफ्टवेयर बताया था वो। और मैंने तुम्हें बहुत सारी सर्विसेज के बारे में भी इंट्रोडक्शन दी थी। मैंने कहा था भैया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। आई लव PDF नाम की वेबसाइट पर भी हम गए थे। यानी कि जब हम, क्रक्स क्या है, जब हम आईटी रिसोर्सेज को इंटरनेट की मदद से यूज करते हैं, दैट विल कंसीडर एज क्या चीज? क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि क्लाउड सर्विस रिसीवर जो है, क्लाउड सर्विस रिसीवर मतलब क्लाइंट जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रहा है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या हो गया? गूगल हो गया, IBM हो गया, Amazon हो गया, अलीबाबा हो गया, 1&1 हो गया, रैकस्पेस हो गया। ये कंपनीज क्या हैं? ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये अपने यहाँ पे आईटी रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं और क्लाउड सर्विस रिसीवर को पे पर यूज बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। समझे मेरी बात? तो हमने क्या बोला? क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग मतलब यूज ऑफ आईटी रिसोर्सेज, क्लाउड मतलब इंटरनेट। तो यूज ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग। एग्जांपल के लिए ईमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गई, ये मेरे क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल है। कंपनीज क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रेफर करती हैं? क्योंकि अगर वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं यूज करती तो उनको ये रिसोर्सेज अपने इन हाउस पे मेंटेन करने पड़ेंगे, उसके लिए उनको स्टाफ लगाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में से पहले एक टॉपिक करा था वर्चुअलाइजेशन। उसकी रिवीजन वीडियो में आगे डालूंगा। वर्चुअलाइजेशन, तो वर्चुअलाइजेशन मैंने कहा था, वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है। दैट सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू क्रिएट वर्चुअल वर्जन ऑफ रिसोर्सेज। और मैंने ऐसे करके एक वीडियो, एक फोटो बनाई थी। मैंने कहा था ये अंडरलाइंग हार्डवेयर है,
इस अंडरलाइंग हार्डवेयर पर होस्ट ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमने एक VMware नाम का सॉफ्टवेयर चला दिया। इस VMware के सॉफ्टवेयर चलाते ही इसके यहाँ पे वर्चुअल क्या हो गए, पार्टीशन। जैसे ही वर्चुअल पार्टीशन हो गए तो इस वर्चुअल पार्टीशन पर अलग से OS चलेगा, अलग से OS चलेगा, अलग से क्या चलेगा, OS। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, हमने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर लिया। हमने सेम ये इस फिजिकल IT इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। और याद करो क्लास की शुरुआत के अंदर ही मैं जब ऐसे करके IT रिसोर्सेज को शेयर करवाता था, याद आई कुछ कुछ बात, ऐसे करके IT रिसोर्सेज को क्या करवाता था, शेयर करवाता था। तो अल्टीमेटली क्लाउड डिलीवर करने के लिए, क्लाउड का IT इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने भी क्या यूज किया होगा, कॉन्सेप्ट वर्चुअलाइजेशन। कंफर्म। तो हमने क्या सीख लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या सीख ली, जब हम इंटरनेट की मदद से IT रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो वो क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। एग्जांपल के लिए हमने किसी ना किसी फॉर्म में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज किया है, जैसे कि ईमेल हो गया, सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, और हमने कहा कि भैया ये हमारे एक्सपेंसेस को बचाता है। कंफर्म। तो ये बेटा समरी है। कंफर्म। आप मान के चलो मैं 9 घंटे का काम आपको कोशिश करूंगा 1 से 1.5 घंटे में सिमेटने की। कंफर्म। तो ये समरी है, बड़ी मस्त, बड़े ध्यान से बनाई हुई है, तो आप इसको पढ़ लेना तो मोर और लेस आपके सारी बातें कवर हो जाएंगी। कंफर्म। तो पहले ये अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक है। कंफर्म। 2 शीट्स हैं इसमें, ये एक बेसिक 1 और बेसिक 2, इसमें सारे क्वेश्चन आगे बेसिक के। कंफर्म। सुनो, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल इफ वी एक्सेस क्या, ईमेल, तो कीवर्ड क्या हो गए, इंटरनेट की मदद से ईमेल ओवर द वेब ब्राउजर, यू आर यूजिंग ए फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। गूगल ड्राइव एप्लीकेशन, यू आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। विद क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर कैन एक्सेस डेटाबेस रिसोर्सेज वाया इंटरनेट। हमने डेटाबेस एज ए सर्विस भी किया था। कंफर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के अंदर, और ये मैं तुम्हें उस आगे वाली रिवीजन वीडियो में डेटाबेस एज ए सर्विस दोबारा से भी बताऊंगा। इंटरनेट एनीवेयर विदाउट वरिंग अबाउट द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मुझे मैनेजमेंट और मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि दैट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्या चीज, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। आगे क्या बोलता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज विद क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी कैन स्केल अप मैसिव कैपेसिटी इंस्टेंट विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से मुझे खुद कोई IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें मुझे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करवाएगा। ये मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक मीनिंग हो गया। जब मैंने मीनिंग किया तो मीनिंग के बाद मैंने तुम्हें एक प्यारा सा क्वेश्चन करवाया था, कैरेक्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कैरेक्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर पहला पॉइंट हमने किया, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटी। वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटी। इसके अंदर हमने कहा था कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज है, यानी कि हम इंटरनेट की मदद से जो क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस करते हैं वो हम मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस इट यूजिंग लैपटॉप, यूजिंग टैबलेट, यूजिंग फोन। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जिसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो नेटवर्क चाहिए और हमारे को कोई ना कोई क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए। डिवाइस में क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया। आगे बात समझ। फिर मैंने तुम्हें 2 पॉइंट एक साथ करवाए थे, एक का नाम था वर्कलोड मोमेंट, दूसरे का नाम था रेजिलेंसी। मैंने तुम्हें कहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो डेटा सेंटर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर के अंदर सर्वर होते हैं, सर्वर होते हैं। ये क्लाउड हो गया, क्लाउड, उसके अंदर सर्वर है, ये सर्वर 1 हो गया, ये सर्वर 2 हो गया। और मैंने तुम्हें कहा था अगर 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 कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी रीजन से, अभी मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, कोई भी रीजन से हम क्या कर सकते हैं, हम सर्वर 1 से काम को माइग्रेट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं सर्वर 2 पे। तो जब मैंने सर्वर 1 यानी कि डेटा सेंटर के सर्वर 1 से काम को माइग्रेट किया सर्वर 2 पे, तो अल्टीमेटली मैंने विद इन, ध्यान से सुनना मेरे शब्द, विद इन क्लाउड वर्कलोड की मूवमेंट कर दी। विद इन द क्लाउड क्या कर दी, वर्कलोड की मूवमेंट कर दी। दूसरी ओर बेटा एक
मैंने तुम्हें ये भी बताया था, क्लाउड वाला जो है उसका काम है, उसका बिजनेस है, वो चाहता है कि मेरे मेरे जो कस्टमर है उसको हमेशा सर्विस मिलती रहे। तो कभी ना कभी कोई डिजास्टर हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम अकर हो सकती है। तो मैंने कहा था क्लाउड वाला जो है ना, एक नहीं वो दो दो तीन तीन साइट्स रखता है अपनी, यानी कि वो सेम बैकअप दूसरी जगह भी मेंटेन करता है। तो मैंने कहा भैया ये मेरा क्लाउड 1 हो गया, ध्यान से देखना बेटा, ये मेरा क्या हो गया, क्लाउड 1 हो गया, ये मेरा क्लाउड 2 हो गया। क्लाउड 2 के अंदर भी मेरे सर्वर होंगे, सर्वर 1 होगा, सर्वर 2 होगा, कंफर्म। अब कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो ये भी तो पॉसिबल है कि वो क्या करेगा, क्लाउड 1 से काम को शिफ्ट कर दे क्लाउड 2 पे। तो यहां पे तो मैंने बोला ये तो क्या है, विद इन द क्लाउड, पर ये विद इन द क्लाउड नहीं है, ये क्या है, वन क्लाउड टू अनदर क्या है, क्लाउड, वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड। तो सर हमें एक बात समझ आ गई कि माइग्रेशन जो है वो विद इन द क्लाउड भी हो सकता है, फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड भी हो सकता है। अब माइग्रेशन के मैंने तुम्हें 4 रीजन बताए थे। 4 रीजन क्या थे, मैंने कहा था भैया जो माइग्रेशन है वो इट कैन बी ड्यू टू कॉस्ट, इट कैन बी ड्यू टू एफिशिएंसी, इट कैन बी ड्यू टू रेगुलेटरी, और इट कैन बी ड्यू टू सम फेलियर। मैंने कहा था कि हो सकता है कि जो डेटा सेंटर एक है उसमें पावर कंजम्पशन की कॉस्ट कम है, तो कॉस्ट हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, डेटा सेंटर 2 से काम को शिफ्ट कर दूंगा डेटा सेंटर 1 में। और मैंने तुम्हें एक शब्द बताया था बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब गिवन पाथ से कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है, याद आई कुछ बात, कितना डेटा गिवन पाथ से ट्रांसफर हो सकता है, उसकी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, कंफर्म। तो जितना गिवन पाथ से डेटा ट्रांसफर हो सकता है कि डेटा सेंटर 1 की जो है वो बैंडविड्थ अच्छी है डेटा सेंटर 2 से, तो वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा, उसके रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे हैं, तो जिसके रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे हैं वो एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एफिशिएंसी किसी काम में ज्यादा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डेटा सेंटर वो वाला काम उस डेटा सेंटर पे शिफ्ट कर दूंगा। तो यानी कि कॉस्ट के कारण भी माइग्रेशन हो सकता है, एफिशिएंसी के कारण भी माइग्रेशन हो सकता है। तीसरा, मैंने तुम्हें हेल्थ से रिलेटेड डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट का इंट्रोडक्शन किया था, हिप्पा। एक मैंने तुम्हें फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बताया था, जो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी की बात करता है। तो अगर मुझे किसी क्लाउड पे डेटा की सिक्योरिटी रखनी है तो मैं हो सकता है कि वो जिस डेटा की ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए मैं उसको उस क्लाउड पे शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मैंने वहां पे उसके फीचर मेंटेन किए हैं। तो माइग्रेशन का कारण क्या हो सकता है, रेगुलेटरी, कि मुझे सो एंड सो एक्ट की कंप्लायंस करनी है और उसके कारण से मैंने क्या किया, अपने डेटा को वहां पे क्या कर दिया, माइग्रेट कर दिया। और मैंने तुम्हें कहा था कि भैया जो बड़े बड़े सर्वर हैं वो सर्वर में से हो सकता है किसी सर्वर में सर्वर काम करने में काम नहीं कर रहा सही से ड्यू टू हीटिंग, तो उस सर्वर में फेलियर हो गया। तो ध्यान से देखना, इन तीन शुरू के 3 में, इधर देखो, शुरू के 3 के अंदर मैंने फेलियर की बात नहीं करी, जो मेरा ये वाला पॉइंट था मैंने इसमें फेलियर की बात करी थी। किसकी बात करी थी, फेलियर की। तो माइग्रेशन के टोटल 4 रीजन में एक रीजन में फेलियर था, और जब मैं कह रहा हूं तो फेलियर को आइसोलेट करने के कारण, जब मैं काम को शिफ्ट करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिलेंसी। और जब अदर देन फेलियर, ड्यू टू मैं कॉस्ट शिफ्ट करता हूं, ड्यू टू एफिशिएंसी शिफ्ट करता हूं, ड्यू टू रेगुलेटरी शिफ्ट करता हूं, और दैट शिफ्टिंग कैन बी विद इन द डेटा सेंटर और अक्रॉस द डेटा सेंटर। आई बात समझ। तो यहां पे क्या आएगी, आइसोलेट द फेलियर। तो फेलियर से बचने के लिए माइग्रेशन हुआ तो रेजिलेंसी में, और कॉस्ट, रेगुलेटरी और एफिशिएंसी के कारण हुआ तो वर्कलोड मूवमेंट में, और वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटी, मतलब कि हम क्लाउड की सर्विसेज को जो है एक्सेस कर सकते हैं किसकी मदद से, कि डिवाइस और इंटरनेट की मदद से, नेटवर्क की मदद से। उसके बाद स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी में मैंने तुम्हें बताया था कि क्लाउड सर्विस रिसीवर जब चाहे अपनी डिमांड को बढ़ा सकता है, जब चाहे अपनी डिमांड को कम कर सकता है। जिसमें मैं तुम्हें अपनी मेल के अंदर दिखाता था कि किस तरीके से मेमोरी क्राफ्टर ने 2 TB का स्पेस लिया हुआ है।
अगर मुझे 100 जीबी चाहिए तो मैं 100 जीबी ले सकता हूं, 200 जीबी चाहिए 200 जीबी ले सकता हूं, 2 टीबी चाहिए 2 टीबी स्पेस ले सकता हूं, और जब चाहे वो 2 टीबी को छोड़ भी सकता हूं अगर मान लो मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि मैं अपनी अपनी डिमांड को एक्सपेंड और क्या कर सकता हूं, रिड्यूस कर सकता हूं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कंफर्म। फिर अगला पॉइंट है ऑन डिमांड। इसमें हमने सीखा था कि भैया जो क्लाउड की सर्विसेज हैं, ध्यान से सुनना शब्दों को, क्लाउड की सर्विसेज हैं वो ऑन डिमांड अवेलेबल हैं। आपको अपने घर में कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात हमने बेसिक डेफिनेशन में भी सीख ली कि हमें क्लाउड के अंदर कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। कंफर्म। क्योंकि सीएसपी ही ये सब चीजें करेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही ये सब चीजें करेगा। अरे भैया उसी के तो वो पैसे ले रहा है, तो यूजर को, क्लाउड सर्विस रिसीवर को कोई भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल सर्विस आर अवेलेबल ऑन पेपर यूज बेसिस। उसको बस पेपर यूज बेसिस पे पैसा देना है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि भैया हमें कोई भी परमानेंट पार्ट ऑफ क्या बनाने की जरूरत नहीं है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये किसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीएसआर को, क्लाउड सर्विस रिसीवर को। कंफर्म। अभी मैंने मल्टी टेनेंसी, अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि क्लाउड के अंदर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और याद करो मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ क्लाउड के अंदर 4 तरह के क्लाउड करवाए थे, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी। प्राइवेट में मैंने तुम्हें समझाया था कि भैया वो क्लाउड जो सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है तो उसको कौन सा क्लाउड बोलते हैं, प्राइवेट क्लाउड। और पब्लिक के अंदर हमने कहा था कि जो जनरल पब्लिक को दिया जाता है वो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक क्लाउड। और जो स्पेसिफिक कम्युनिटी को दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। और मैंने तुम्हें बताया था जब हम अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा प्राइवेट पे रखते हैं और जो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है और उसको हम पब्लिक पे डाल देते हैं तो हम प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक भी यूज कर रहे हैं कॉस्ट को कंसीडर करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। अब देखो, अब यहां पर अगर देखा जाए तो कम्युनिटी में तो बहुत ज्यादा लोगों की टेंडेंसी नहीं हो रही, प्राइवेट में भी नहीं हो रही, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से क्लाउड में यूज कर रहे हैं एक ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक क्लाउड में। तो इसलिए यहां पर देखो ध्यान रखना, यहां पे शब्द क्या यूज किया हुआ है अभी, पब्लिक क्लाउड जो है ना, पब्लिक क्लाउड वो होस्ट करता है क्लाउड सर्विसेज। किसके लिए, वो मल्टीपल यूजर के लिए सर्विसेज को होस्ट करता है। आगे बात समझ। फिर उसके बाद हमने कहा कि क्लाउड की सर्विसेज पेपर यूज बेसिस पे होती हैं। अगर तुम डेटा वगैरह को लंबे समय के लिए रखोगे तो ये जो है लॉन्गर पीरियड की हो जाएंगी, और किसी काम को करने के लिए तुम्हें कंप्यूटिंग चाहिए तो वो कौन से पीरियड के लिए हो जाएंगी, शॉर्टर पीरियड के लिए। तो कंप्यूटिंग वगैरह तो शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं और यूज करते हैं, और लॉन्गर पीरियड के लिए क्या करते हैं, डेटा वगैरह को स्टोर करते हैं। कंफर्म। फिर इसके बाद मैंने तुम्हें एक नया क्वेश्चन आया, पर्टिनेंट इश्यूज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। कंफर्म। भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं। अब बेटा इसमें पहला पॉइंट है थ्रेशोल्ड पॉलिसी। थ्रेशोल्ड पॉलिसी सुनो बेटा, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव जैसे शेयर मार्केट, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, थ्रेशोल्ड। वैसे ही हमने कहा कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान से शब्दों को सुनना, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्लाउड सर्विस रिसीवर जब चाहे रिसोर्स मांग सकता है, इंस्टेंट अपनी डिमांड कर सकता है। फिर हमने कहा कर तो लेगा, माना अगर क्लाउड सर्विस रिसीवर प्रोवाइडर को पहले से ही थोड़ा सा इंडिकेशन दे दे कि सो एंड सो मंथ में, फॉर एग्जांपल के लिए फेस्टिवल सीजन में, दिवाली के टाइम पर मेरे को आईटी ज्यादा चाहिए होती है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम में मुझे आईटी ज्यादा चाहिए होती है, तो क्या होगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पहले से उस चीज के लिए तैयार हो जाएगा कि भैया ये जो मेरा क्लाइंट है, क्लाउड सर्विस रिसीवर है, इसको पर्टिकुलर टाइम पे आईटी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो वो क्या कर लेगा, वो अपनी प्लानिंग कर लेगा कि भैया मैं इसके लिए रिजर्व रख के रखूं रिसोर्सेज, क्योंकि इस टाइम पे ये डिमांड करता है, और जब ये छोड़ेगा तो मैं इसको रीएलोकेट कर लूंगा। पर ये चीज कब पॉसिबल होगी, जब दोनों के बीच में कोई ना कोई सिस्टम होगा। उस सिस्टम का नाम दिया थ्रेशोल्ड पॉलिसी।
समझे? तो यानी कि इसमें बोला गया थ्रेशोल्ड पॉलिसी, मतलब वैसे तो कहा गया कि भैया इश्यू की बात है तो इसने एक्सप्लेनेशन में कहा कि ये पॉलिसी नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये पॉलिसी होती क्या है? ये पॉलिसी होती है जब CSR और CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड सर्विस रिसीवर, दोनों के बीच में एक पहले से कोई एक अंडरस्टैंडिंग है कि भैया हमें ये रिसोर्सेज ऐसे ऐसे चाहिए होंगे, इस टाइम पे मैं डिमांड को इंक्रीज करूंगा, ताकि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पहले से ही उस चीज के लिए थोड़ा सा तैयार रहे। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉलिसी। तो उतार चढ़ाव के लिए, आईटी रिसोर्सेज के उतार चढ़ाव के लिए जो पॉलिसी बनी, तो देखो CSP should carefully draft threshold policy outline what cloud services, what cloud computing services consumer and provider should do। तो भैया उसको पता होना चाहिए भी वो क्या करेगा। It is important to consider how CSP can handle sudden increase and decrease in demand। फिर शब्द आया इंटरऑपरेटिबिलिटी। इंटरऑपरेटिबिलिटी को मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था, मैंने बेसिक मीनिंग बताया था कि दो चीजें आपस में कैसे ऑपरेट होती हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरऑपरेटिबिलिटी। और यहां पर मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन की बात बोली थी। फॉर एग्जांपल के लिए ये कैप है, तो कैप ये इस पर आसानी से लग जाती है, तो दोनों आपस में इंटरऑपरेटेबल है। पर आईटी की लैंग्वेज में, ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में हमने क्या बोला था कि कभी कभी किसी काम को करने के लिए, कभी कभी किसी काम को करने के लिए मुझे दो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और इट मे बी पॉसिबल दैट सॉफ्टवेयर अंडर द डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मेरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 1 है और एप्लीकेशन 2 है, दोनों के इंटरेक्शन की जरूरत है। और ये पॉसिबल है कि जो मेरा एप्लीकेशन 1 है वो CSP 1 के नीचे हो, और एप्लीकेशन जो 2 है वो मेरा CSP 2 के नीचे हो, और CSP 1 का एप्लीकेशन कंपैटिबल ना हो, आसानी से ऑपरेट ना करे किसके साथ, CSP 2 के एप्लीकेशन के साथ। ये वाली बात हमने करी थी ड्रॉबैक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक के दो शीटें हैं बेटा, नेट से डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सुनो इधर देखो, यहां पर इंटरऑपरेटिबिलिटी शब्द दोबारा भी आया था, यहां पे भी आया था, वहां पे भी आया था। तो मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन बताई वो यहां की है, बस करक्स मीनिंग वैसे प्रैक्टिकली क्या है, दो चीजों का आपस में चलना, दैट इज नोन एज क्या, इंटरऑपरेटिबिलिटी। तो क्या बोल रहा है, इंटरऑपरेटिबिलिटी इश्यू व्हेन ऑल द एप्लीकेशन नॉट रिजाइड अंडर सिंगल क्लाउड। तो सारी एप्लीकेशन नहीं है, और दो वेंडर के पास हमारी एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन आपस में क्या नहीं करती, कोऑपरेट नहीं करती, उसको क्या बोलेंगे, इंटरऑपरेटिबिलिटी। और वैसे यहां पर इश्यू में भी ये सेम पॉइंट आया। यहां पे क्या बोला कि भैया तुम जो है, यहां पर तुम जो है अभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 1 को यूज कर रहे हो, अब तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को शिफ्ट कर लूं, ध्यान से सुनना शब्द, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 2 पे शिफ्ट हो जाऊं। बट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 1 और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 2, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का डेटा फॉर्मेट अलग है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 2 का डेटा फॉर्मेट अलग है, जिसके कारण मेरे आईटी रिसोर्सेज आसानी से नहीं चल पाएंगे, कंपैटिबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका डेटा फॉर्मेट अलग है और उसका डेटा फॉर्मेट अलग है, यानी कि इंटरऑपरेटिबिलिटी का क्या आ जाएगा, इश्यू आ जाएगा। समझे? तो यहां पर इंटरऑपरेटिबिलिटी के प्रॉब्लम के इन्होंने 3 कारण दिए। पहला, ड्रॉबैक के अंदर तो इन्होंने कह दिया कि जब एक एप्लीकेशन जब किसी काम को करने के लिए 2 एप्लीकेशन चाहिए और एक एप्लीकेशन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 1 के पास है और दूसरी एप्लीकेशन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 2 के पास है, वो दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है। और जब वो इश्यू के अंदर आए तो इश्यू के अंदर उन्होंने क्या बोला कि भैया जब मुझे इंटरऑपरेटिबिलिटी चाहिए तो इंटरऑपरेटिबिलिटी के, जब मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 1 के साथ लॉक हूं, मतलब मैं आई एम द क्लाउड सर्विस रिसीवर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 1, बट अब वो चाहता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 1 को छोड़कर दूसरे के पास जाना,
पर दूसरे का डेटा फॉर्मेट क्या है, अलग है। दूसरे का एपीआई अलग है। एपीआई मैंने तुम्हें बताया हुआ है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज द इंटरमीडिएटरी, याद होगा कुछ कुछ। इट इज द क्या, इंटरमीडिएटरी, जो हेल्प करता है दो सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करवाने में। जैसे कि तुम किसी ढाबे पर, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो तुम उसको वेटर को कुछ बताते हो तो वेटर अंदर जाके मैसेज देता है। तो शेफ और तुम्हारे बीच में, शेफ और तुम्हारे बीच में इंटरमीडिएटरी कौन हो गया, वेटर। वैसे ही एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना चाहता है तो उनको आपस में बीच में कम्युनिकेशन कौन करवाता है, एपीआई। तो ये कह रहा है कि भैया जो मेरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 1 है उसका डेटा फॉर्मेट अलग है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 2 है उसका डेटा फॉर्मेट अलग है। जो मेरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 1 है उसका एपीआई अलग तरीके का है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 2 का एपीआई अलग तरीके का है। उसने अपना खुद का अपना एपीआई बना रखा है, जिसको हमने शब्द दिया था प्रोप्राइटरी एपीआई। तो जिस कारण से मैं अपने आईटी रिसोर्सेज जो अभी 1 पर कर रहा था, जो काम 1 पर कर रहा था, आज मैं 1 से 2 पर शिफ्ट होऊंगा तो वो इश्यू क्रिएट कर रहा है। कंफर्म। तो यहां पर इश्यू में 2 कारण थे। इफ कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद 1 क्लाउड सर्विस वेंडर, it may difficult to change to another vendor that has proprietary API and a different format for importing data, exporting data. This create problem in achieving interoperability of application between 2 vendor. Confirm. फिर हमने कहा हिडन कॉस्ट। याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि कभी कभी वो जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देता है, जिसके लिए यहां पे शब्द यूज किया था नेटवर्क चार्जेस। तो वो क्या लगा देता है, हायर नेटवर्क चार्जेस। कंफर्म। और अगला था अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। तो मैंने तुम्हें कहा था कि भैया मैं अभी एग्जिस्टिंग अपनी आईटी यूज कर रहा हूं, मैं ट्रेडिशनल आईटी यूज कर रहा हूं, मैं अपने घर पे आईटी रिसोर्सेज बनाकर, क्लाउड सर्विस रिसीवर अपने आईटी रिसोर्सेज बनाकर उस पर एप्लीकेशन रन कर रहा है। अब वो उस एप्लीकेशन को जब क्लाउड पे शिफ्ट करता है तो इट मे बी पॉसिबल कि वो एप्लीकेशन वैसा परफॉर्म ना करे जो इन हाउस आईटी पे सही से परफॉर्म कर रहा था। उसके पीछे कारण क्या है, वहां के आईटी रिसोर्सेज चेंज हो गए और मैं इन हाउस होऊंगा तो मेरी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो परफॉर्मेंस के इश्यू आ सकते हैं, कई तरह के इश्यू आ सकते हैं। तो इसके लिए हमने शब्द यूज किया था कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, बिहेवियर। तो हमने कहा कि भैया जो इंटरनल डेटा सेंटर पे है वो तो हो सकता है एप्लीकेशन परफॉर्म क्या कर रहा हो, अच्छे से कर रहा हो, पर जब हम उसको क्लाउड पे शिफ्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेशन वैसे ही परफॉर्म करे, उतनी अच्छी एफिशिएंसी से परफॉर्म करे। इसलिए हमें अच्छे से टेस्ट कर लेना चाहिए क्लाउड की सर्विस यूज करने से पहले। कंफर्म। फिर मैंने तुम्हें करवाया सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू में याद करो मैंने तुम्हें बताया था अल्टीमेटली मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया किसको, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। मैंने अपना डेटा उसके यहां रख दिया, मैंने उस पर विश्वास करके सारा डेटा रख दिया। पर यह भी तो हो सकता है वो मेरे डेटा के साथ कोई दिक्कत कर रहा हो, कोई छेड़खानी कर रहा हो। और डेटा की छेड़खानी को 2 शब्दों से हमने बताया था, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी। और मैंने कहा था जब मेरे डेटा को कोई और देख रहा है जिसको ये देखना नहीं है, मतलब कि जो डेटा है वो उसको मैं ही देखूं, कोई और ना देखे, तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। और मैंने इंटीग्रिटी में तुम्हें बताया था कि जब मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा अनऑथराइज तरीके से मॉडिफाई ना हो, तो मैं कहूंगा अगर अब अनऑथराइज तरीके से मॉडिफाई हो गया तो मेरे डेटा की इंटीग्रिटी खत्म हो गई। तो मैंने तो यार अल्टीमेटली अपना सारा डेटा किसको दे दिया, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। उसके यहाँ पे स्टाफ अच्छा नहीं है, अनस्किल्ड स्टाफ है। उसके यहाँ पे इनसाइडर एम्प्लॉय जो है वो डेटा पे अटैक करते हैं, वो किसी मेरे कॉम्पिटिटर को डेटा लीक कर देंगे। तो यानी कि मेरी सिक्योरिटी को क्या है, रिस्क है, तो सिक्योरिटी इश्यू है। तो मैनेजमेंट ऑफ डेटा नॉट बी फुली ट्रस्टवर्दी। इनसाइडर क्या हो सकते हैं, अटैक। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना क्या होगा, चैलेंज होगा। आगे बात समझ। अगला क्या है, लीगल इश्यू। अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कई तरह का डेटा रखता है और मैंने तुम्हें हिप्पा एक्ट के अंदर बताया था कि हेल्थ से रिलेटेड डेटा को प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। तो एक फिस्मा फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट, यूएस का एक्ट था, उसके अंदर भी मैंने तुम्हें बताया था। सोक्स एक्ट के अंदर भी बहुत सारी कंप्लाइंस करनी पड़ती हैं। अब ये वाली कंप्लाइंस तो अल्टीमेटली क्लाउड के डेटा, तो क्लाउड वाले को भी हेल्थ का डेटा रखना है तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी ना। तो क्लाउड वाले के लिए इश्यू हो गया कि उसको ये इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है।
तो इसलिए बोला कि लीगल इशू, तो भैया उसको जो कंप्लाइंस करनी पड़ती है सेवरल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की और डेटा सिक्योरिटी किसकी, लॉ की, जो कि हर कंट्री टू कंट्री अलग अलग होते हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड, और याद करो मैंने तुम्हें एक सर्विस करवाई थी पास नाम की, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। मैंने इसमें कहा था कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इसके अंदर आपको टूल्स देता है। टूल्स किस चीज के देता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल्स देता है। अब आप यूज कर रहे हो पास की सर्विस, ठीक है, और अभी हमने क्या कहा कि सामने उसमें सिक्योरिटी इश्यू होते हैं। आपने वहां पर कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की मेन चीजें क्या होती हैं, कोड्स, और तुम पास की सर्विस यूज करके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उसने तुम्हारे वहां पे इनसाइडर अटैक हो गया, उसने तुम्हारे कोड ही चोरी कर लिए, तो यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर तुम क्लाउड पे करते हो तो उसमें भी इश्यू आते हैं। इश्यू क्या आते हैं, सिक्योरिटी के इश्यू। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन डेवलपर फेस कॉम्प्लेक्सिटी इन बिल्डिंग सिक्योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो डेवलपर को क्या आता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि वहां पे भी क्या हो सकता है, इनसाइडर अटैक हो सकता है। क्या हो सकता है, इनसाइडर अटैक हो सकता है, कंफर्म। और एक इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि द प्रोजेक्ट मैनेजर, और इसके क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी अगर कोई क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बोला, ठीक है, जो डेवलपर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉफ्टवेयर बनाना। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो उसको उसका हेड है उसको क्या बोला, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अगर उसके सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस आते हैं या फिर क्लाउड की IT में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपने आप को क्या करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। फिर हमने कहा कि भैया क्लाउड कंप्यूटिंग में बग्स की भी दिक्कत होती है। मैंने तुम्हें कहा था कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो, कोई वायरस वगैरह आ जाए, कन्फर्म, कोई कोडिंग में एरर हो, किसमें, कोडिंग में एरर हो, उसको क्या बोलते हैं, बग्स बोलते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, कोडिंग में एरर, वायरस वगैरह आना, इसको क्या बोलते हैं, बग। और ये इतना बड़ा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है क्लाउड, इसमें कहाँ पे बग है, कहाँ पे कोडिंग में एरर है, इसको ढूंढना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, इश्यू है। तो रिमूविंग करना एरर इन लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, कंफर्म। जब हमने बेसिक कर लिए थे, फिर हमने इश्यू कर लिए, फिर हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था एडवांटेज, जिसमें ICA ने फेंक के मारा हुआ था, फेंकता गया 13 पॉइंट बना दिए। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ऑब्वियस सी बात है, IT रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, और जब IT रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं तो किसी भी चीज को जब शेयर करके करोगे तो कॉस्ट क्या होगी, कम, और IT किसी भी चीज का यूजेज ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो भैया क्लाउड में हम अचीव करते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कंफर्म, जिससे अच्छा यूटिलाइजेशन होता है किसका, रिसोर्सेज का। फिर रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हम पढ़कर आए हैं भी, या क्लाउड सर्विस रिसीवर को कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सब चीजें कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, सब चीजें कौन करेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पर हमने कहा कि हमें अपफ्रंट स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं है। अपफ्रंट स्पेंडिंग क्या होता है, अपफ्रंट होता है मतलब, अपफ्रंट मतलब मुझे इनिशियल जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कंफर्म। तो बिगनिंग में जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसकी बिगनिंग में मेरे को सर्वर खरीदना है तो मुझे सर्वर खरीदने की अब जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं अपफ्रंट स्पेंडिंग, कंफर्म। चलो उसके बाद ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, आप इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, तो ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, तो एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस, वही तो है, कंफर्म। ये पॉइंट बार बार बोलेगा। स्ट्रीमलाइन द बिजनेस, क्या प्रोसेस, क्योंकि आज मैं एनी टाइम एनीवेयर वर्क कर सकता हूँ, घर में भी बैठा काम कर सकता हूँ, रेलवे स्टेशन पे भी बैठा काम कर सकता हूँ, मेट्रो में भी बैठा काम कर सकता हूँ, ऑफिस में भी बैठा काम कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, क्लाउड, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट है और मेरे पास क्या डिवाइस है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, क्लाउड को एक्सेस कर सकता हूँ। तो क्या बोल रहा है, गेटिंग मोर वर्क डन लेस टाइम एंड लेस रिसोर्सेज पॉसिबल। और अगला क्या है, मेरे को कोई भी कैपिटल कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, सारी हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की सारी कॉस्ट कौन बियर करेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हाँ भैया इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, आपकी जीमेल ले लो, बस आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट, आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो आप एनी टाइम एनीवेयर क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, परवेसिव का मतलब बताया था व्यापक, व्यापक मतलब व्यापक, वर्ल्ड वाइड। तो बस आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट, आपका वर्ल्ड वाइड क्या है, एक्सेस,
आज जीमेल को मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। आज हम बच्चों को क्लास प्रोवाइड करते हैं, मैं दिल्ली होता तो दिल्ली रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सिरसा होता तो सिरसा रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने होम टाउन, और उसको इनक्रिप्ट किया और क्लाउड पे डाल दिया, बच्चे के पास पहुंच गई। बच्चा भी उसको कहीं भी लगाना चाहता है तो लगा सकता है, समझे। आज की क्लास है, मान लो उसको कहीं भी बैठा क्या है लगा लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो परवेसिव क्या चीज, एक्सेसिबिलिटी। आप जीमेल देखो ना यार, सीधी सी बात है, जीमेल को एनी टाइम एनीवेयर क्या कर सकते हो, एक्सेस। बस स्मार्ट डिवाइस चाहिए आपको। कंफर्म। बैकअप एंड रिकवरी, क्लाउड में डेटा अगर मान लो तुम्हारी कोई भी हार्डवेयर है वो फेल हो गया तो तुम क्लाउड से क्या ले सकते हो, उसका बैकअप ले सकते हो अगर तुमने क्लाउड पे डेटा रखा हुआ है तो। कंफर्म। तो बैकअप एंड रिकवरी। मॉनिटर प्रोजेक्ट मोर इफेक्टिवली, अगर मैं पास नाम की सर्विस यूज कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज कर रहा हूँ, तो उसमें वो मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्या दे रहा है, टूल। जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल यूज करता हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर बनाना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। जब सॉफ्टवेयर बनाना सस्ता हो जाएगा तो मैं अपने प्रोजेक्ट को विद इन बजट रिक्वायरमेंट के क्या कर पाऊंगा, कंप्लीट कर पाऊंगा। तो मैं विद इन बजट एलोकेटरी में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊंगा। अब अगला है लेस पर्सनल ट्रेनिंग इन नीडेड। ऑब्वियस सी बात है भैया, क्लाउड के अंदर भैया मेरे को कोई अपना स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, सब चीजें वो करेगा भैया। मेरे को अपना स्टाफ रख के उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस के लिए बंदों को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है भैया, वो अपने आप करता रहेगा। तो लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। अगला पॉइंट भी सेम है, मुझे मेंटेनेंस और लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर पे कुछ खर्च करना नहीं चाहिए, खर्च करने की जरूरत नहीं है। और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तुम्हें लोड बैलेंसिंग की फैसिलिटी देता है, जिससे वो जो है वो सर्विसेज ज्यादा टाइम पर, मतलब सर्विसेज रिलायबल तरीके से मिलती हैं। किस तरीके से मिलती हैं, रिलायबल, स्लो नहीं होता। अगर लोड बैलेंसर की फैसिलिटी ना होती, लोड बैलेंसर मैंने तुम्हें बताया था, जो नेटवर्क का ट्रैफिक है उसको अलग अलग सर्वर पे शिफ्ट कर देता है लोड बैलेंसर, ऐसे अलग अलग, जिससे क्या होता है पीछे वाले सर्वर, एक सर्वर पे लोड नहीं आता, तो एक सर्वर पे लोड नहीं आता, एक सर्वर पे लोड आ गया तो वो काम देना, सर्विस देना बंद कर जाएगा ना। अब उसने काम को बांट दिया तो काम हमेशा चलता रहेगा ना, सर्विसेज हमेशा मिलती रहेंगी। तो यहां पर शब्द आया था रिलायबल। कंफर्म। और इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, आज मुझे जीमेल अच्छी नहीं है तो भैया मैं वाई मेल यूज कर लूंगा, कोई भी और मेल यूज कर लूंगा, याहू मेल यूज कर लूंगा। वाई मेल तो मैंने वैसे ही बोल दिया, हाँ। तो मैं याहू मेल यूज कर लूंगा, मैं कोई और मेल यूज कर लूंगा। आज मुझे क्या कहते हैं अपना अमेजोन की सर्विस अच्छी नहीं लगी तो मैं किसी और, कल को अपना आईबीएम की सर्विस यूज कर लूंगा, रेक्सपेस यूज कर लूंगा, समझे। तो मैं जल्दी से अपने वर्क एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता हूं। अगर मैंने इन हाउस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है और मेरे को पसंद नहीं है तो मैं जल्दी से नहीं कर सकता, भैया वहां पैसा लगा है, सर यहाँ भी पैसा लगा है, नहीं बेटा ये रेंट का है एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी रेंट पर रहते हो और आपको वो मोहल्ला अच्छा नहीं लगा, आप मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले जाओगे आसानी से, पर वही आपने एक पूरा का पूरा घर ही खुद कंस्ट्रक्शन कर लिया, वो मोहल्ला आपको अच्छा नहीं लगा, वो सोसाइटी आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपके लिए वो घर छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। सेम वैसे ही आपने यहाँ पर तो सर्विस आईटी रिसोर्सेज को सिर्फ पैसे पे भाड़े पे लिया हुआ है। कंफर्म। तो भैया आप जल्दी से अपने वर्क एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर आ गया ड्रॉबैक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें सिंपल सिंपल से पॉइंट है बेटा। एक तो मैंने तुम्हें बताया वेंडर की पर हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है, अल्टीमेटली तो रिसोर्सेज उसके कंट्रोल में रहते हैं, कुछ भी है उसकी चलेगी, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं मेरे पे। और दूसरा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो मैं क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस ही नहीं कर सकता। एक मैंने तुम्हें बता ही दिया इंटरऑपरेटेबिलिटी की, भैया एक एप्लीकेशन जो है दूसरे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ये भी एक इश्यू है। और एक इन्होंने दे रखा है कि अपना लिमिटेड ऑप्शन, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, एक ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास सारी चीजें नहीं मिलती। ये बात मैंने तुम्हें क्लास में अच्छे से बताई थी। शुरू में मैंने कहा था मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूं, पर इसमें तो मुझे छोटी छोटी बातें बड़ी और छोटी एक ही क्लास में करनी है, क्योंकि रिवीजन वीडियो है। मैं क्लाउड करता हूँ, सब कुछ मिलता है, ये मिलता है वो मिलता है, पर मैं एक बात बताऊँ, जो मुझे डेटा एज ए सर्विस दे रहा है उसको कहूंगा भैया मुझे सास दे, मतलब सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दे, बताओ वो मुझे कैसे दे देगा। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास एक, मैं यहाँ पे जोर देता हूँ, तथा याद करो मैं कहता था एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास सब कुछ नहीं मिलता, अलग अलग दुकानें हैं। किसी के पास साउथ इंडियन मिलता है तो किसी के पास नॉर्थ इंडियन मिलता है, किसी के पास चाइनीज मिलता है, किसी के पास कॉन्टिनेंटल मिलता है, पता नहीं क्या क्या होता है वो मिलता है अलग अलग जगह पे। तो भैया की ऑप्शन, या एक सर्विस प्रोवाइडर के पास सब कुछ नहीं होता, लिमिटेड क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलेबिलिटी। कंफर्म। और मुझे वेंडर पे क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया तो क्लाउड की सर्विसेज मेरे को नहीं मिल पाएंगी, और सारा का रिसोर्स पे कंट्रोल किसका होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का होता है।
कंफर्म। फिर मैंने बेटा इसके साथ तुम्हें मेमोरी में मैंने बेटा ये मैं सारे 2 लेक्चर में करवाता हूँ इतना काम, ऐसे मत सोचना कि सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, नहीं, मैं बहुत प्यार से और आराम से पढ़ाता हूँ। ये तो सिर्फ रिवीजन है, ये तो बेटा फ्री सेवा है। सुनो, करेक्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इस क्वेश्चन को करवाने में मैं 30 मिनट लगाता था, अब मैं 3 मिनट नहीं लगाऊंगा। याद करो, मैं तुम्हें कहता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का करेक्टर बदल गया है, कंफर्म। फिर मैं तुम्हें कहता था कि वाइड रेंज ऑफ, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला अपने यहाँ पे वाइड रेंज की सर्विसेज ले आया, मतलब कि आज वो आंख का भी इलाज करने लगा, कान का भी, नाक का भी, सारे इलाज करने लग गया, जिससे उसके यहाँ पे क्या बढ़ गई, डिमांड। डिमांड बढ़ी तो क्या बढ़ गया, वर्कलोड। क्या बढ़ गया, वर्कलोड। अब वर्कलोड से डील करने के लिए वो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाया, यानी कि वो अपने अंदर रेजिलेंसी और क्या लाया, स्केलेबिलिटी लाया। कन्फर्म। ये जो स्टोरी है इसको 2-3 बार सुन लेना, यूट्यूब पे डालूंगा। कन्फर्म, क्लास में तो बहुत बार बोलता हूँ। तो जब वो रेजिलेंसी और क्या लाया, स्केलेबिलिटी लाया, तो उसके यहाँ पर मल्टीपल लोग आने लगे, मल्टी टेंडेंसी, और उसको पैसे देने लगे पेपर यूज मोड। तो पहले क्या किया था उसने, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज लेकर आया। जब वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज लेकर आया तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी तो वर्कलोड बढ़ा, वर्कलोड से डील करने के लिए उसने अपना स्केल बढ़ा दिया, उसने अपनी फेलियर को दूर कर दिया, मतलब रेजिलेंसी और स्केलेबिलिटी कर दी, तो और लोग आने लगे, मल्टी टेंडेंसी, पैसा मिलने लगा पेपर यूज बोर्ड। तो इसको हमने बोला था गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का करेक्टर बदल गया है। फिर मैंने तुम्हें एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग नाम की एक स्टोरी करवाई थी। मैंने कहा था भैया इसमें हम जर्नी वाला मेथड यूज करते थे, जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो उनको धीरे धीरे समझ आ जाएगी, ठीक है। सुनो, मैंने तुम्हें कहा था पंजाब के अमृतसर में एक सरदार जी और सरदारनी रहते थे, वो पार्क में मिले, पार्क में उनको आंखें मिली, उनको प्यार हुआ, गुरुद्वारे में उन्होंने शादी करी, एयरपोर्ट से एयरप्लेन में बैठकर दुबई में गए घूमने, दुबई में उन्होंने बुर्ज खलीफा और डेजर्ट क्या देखी, सफारी। कन्फर्म। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पंजाब के वो अमृतसर के सरदार जी सरदारनी थे, पार्क में आंखें मिली, प्यार हुआ, लव। कन्फर्म। सर आपको इतनी जल्दी कैसे याद है, मैं रोज करवाता हूँ, मतलब हाँ। सुनो, फिर मैं वहां से क्या गया, गुरुद्वारे, गुरुद्वारे में मैंने शादी करी, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में एयरप्लेन में बैठा, एयरप्लेन से मैं गया अपना दुबई, दुबई में मैं बुर्ज खलीफा गया, बुर्ज खलीफा से मैंने डेजर्ट सफारी देखी। कन्फर्म। ये मैंने तुम्हें करवाए थे। फिर मैंने तुम्हें ये करवाए थे, इसको मैंने कहा था इसको याद मैंने करवाया था, मैंने याद पूरा अच्छे से 10 बार सुना था कम से कम। बट यहाँ पे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये करवाया था, कन्फर्म। फिर मैंने तुम्हें बोला था, ध्यान से सुनते रहना, मैं फटाफट बोलूंगा। पंजाब के लोग ग्लोबल हो गए, ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। अमृतसर के लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। सरदार जी सरदारनी की एक्सेसिबिलिटी चाहते थे। सरदारनी अपनी बड़ी सुंदर थी, मिनिमाइज क्या करती थी, मेंटेनेंस। कन्फर्म। पार्क में तुम किसी को मिलने जाते हो तो इजी एक्सेस हो जाती है तुम्हारी क्या चीज, इंफॉर्मेशन। कन्फर्म। और आंखों से हुआ प्यार हो तो वापस आना मुश्किल होता है, प्यार से बैकअप और क्या करनी मुश्किल होती है, रिकवरी। प्यार में जिंदगी में बोझ आ जाता है तो लोड क्या करना पड़ता है, बैलेंस। कन्फर्म। गुरुद्वारे वाले इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे काम करते हैं। कन्फर्म। और यहाँ पर मैंने कहा था एयरपोर्ट के खर्चे बहुत हो रहे हैं, तो उनको रिड्यूस करना चाहिए अपना टेक्नोलॉजिकल क्या चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैंने तुम्हें कहा था प्लेन को फ्लेक्सिबिलिटी से चलना पड़ता है, तो इंप्रूव क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। और मैंने तुम्हें कहा था दुबई में लोग स्ट्रीमलाइन से करते हैं क्या, अपने बिजनेस के प्रोसेस। और बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए मॉनिटर किया गया प्रोजेक्ट मोर इफेक्टिवली। और डेजर्ट सफारी के अंदर तो ऊंट पर बैठकर जाते हो, तो कोई गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं, कोई कैपिटल कॉस्ट नहीं होती। कन्फर्म। ये मैंने तुम्हें बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, सुन लो फटाफट, नहीं तो बैक करके सुन लेना। पंजाब के लोग ग्लोबल हो गए, ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। अमृतसर के लोगों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। सरदार जी सरदारनी की एक्सेसिबिलिटी चाहते थे, परवेसिव एक्सेसिबिलिटी। सरदारनी जो है वो बड़ी सुंदर थी, उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं थी, मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। पार्क की इन्फॉर्मेशन इजी एक्सेस हो जाती है, इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। आंखों से हुआ प्यार, बैकअप एंड रिकवरी करना मुश्किल होता है, और आंखों से हुए प्यार में बैकअप और रिकवरी करना मुश्किल होता है। प्यार में लोड बढ़ जाता है, लोड बैलेंसिंग। गुरुद्वारे वाले इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे काम करते हैं। फिर एयरपोर्ट पे अपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा कम खर्च करने की जरूरत है। फिर मैंने तुम्हें कहा था एयरपोर्ट को कैसे चलाते हैं वो, जहाज को कैसे चलाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी से। फिर दुबई के लोग, मतलब दुबई के लोग अपने बिजनेस को प्रोसेस को क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए मॉनिटर किया गया प्रोजेक्ट मोर इफेक्टिवली। और फिर अपना उस पर कोई भी कैपिटल कॉस्ट नहीं होती। कन्फर्म। फिर मैंने तुम्हें इसमें कहा था, मैंने कहा था सरदार जी सरदारनी का क्या उठाते थे, एडवांटेज, ठीक है। कन्फर्म। फिर मैंने तुम्हें करवाया ड्रॉबैक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।
कंफर्म। मैंने कहा था भैया एक 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 डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो डिपार्टमेंट स्टोर का वेंडर है, उसने इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगा रखा। इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगा रखा तो उसकी जो बेटी है उसके पास लिमिटेड क्या थे, ऑप्शन थे। लिमिटेड ऑप्शन होने के कारण लिमिटेड ऑप्शन थे। उसकी शॉप पे एक दिन एक लड़का रिसोर्सेज लेने आया, उसको देखकर उसका कंट्रोल नहीं कर रहा और उसने अपने दिल की उसके दिल के साथ क्या कर ली, इंटरऑपरेटेबिलिटी। याद है? तो मैंने तुम्हें कहा कि एक वेंडर था, उसके यहाँ पे क्या नहीं था, इंटरनेट कनेक्शन। जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं था तो उसके पास, लड़की के पास लिमिटेड क्या थे, ऑप्शन। उससे कोई एक लड़का क्या लेने आया, रिसोर्सेज। उसे देखकर उसका कंट्रोल नहीं रहा, उसके साथ दिल की क्या कर ली, इंटर ऑपरेटेबिलिटी। तो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले को ड्रॉबैक हुआ, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले को क्या हुआ, ड्रॉबैक हुआ, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले को क्या हुआ, ड्रॉबैक हुआ। फिर इशू में, इशू के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि भैया दिल्ली 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 के प्यार में क्या आते हैं, इशू आते हैं। मैंने कहा था भैया दिल्ली में लड़के और लड़की का सॉफ्टवेयर क्या हुआ, डेवलप हुआ। वो किसी और के साथ इंटरऑपरेटेबिलिटी कर बैठी, लड़का और लड़की दोनों इंटरऑपरेटेबिलिटी कर बैठी। और फिर किसी लड़के ने लड़की को कहा कि ये लड़के के तो कोई और भी चक्कर है, हाँ, तो इसलिए उसने उस लड़की के दिल में क्या डाल दिया, बग। तो लड़की अच्छे से अब बिहेव नहीं करने लगी, अनएक्सपेक्टेड क्या करने लगी, बिहेवियर। तो दोनों की जिंदगी में उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव मतलब दोनों की जिंदगी में क्या है, थ्रेशोल्ड पॉलिसी। इस थ्रेशोल्ड पॉलिसी के आने से, थ्रेशोल्ड क्या है, पॉलिसी आई। थ्रेशोल्ड पॉलिसी आने से दोनों परेशान होने लगे। दोनों की जिंदगी में हिडन क्या हुई, कॉस्ट। तो लड़के को गुस्सा आया, लड़के ने लड़की को जो है ना अपना थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करी। मतलब लड़की के लिए क्या है, सिक्योरिटी इशू। और दोनों की लड़ाई हुई तो कानूनी कार्रवाई हुई, मतलब लीगल इशू। तो पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, दिल्ली में लड़के और लड़की का सॉफ्टवेयर क्या हुआ, डेवलप हुआ। आपस में इंटर क्या हुई, ऑपरेटेबिलिटी हुई। तो लड़की के दिल में किसी ने क्या डाल दिया, बग डालने के बाद वो लड़की अनएक्सपेक्टेड क्या दिखाने लगी, बिहेवियर। जैसी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाई तो दोनों की जिंदगी में क्या हुआ, थ्रेशोल्ड, उतार चढ़ाव आए। लड़के के लिए हिडन कॉस्ट, लड़के के लिए क्या आया, हिडन कॉस्ट। लड़की के लिए भी हिडन कॉस्ट। और लड़के को गुस्सा आया, लड़की को साथ लड़ने लगा, मतलब लड़की के लिए क्या है, सिक्योरिटी इशू। और कल को जब उसने लड़ाई कर ली तो लड़की ने उस पर केस कर दिया, मतलब क्या चीज, लीगल इशू। कंफर्म। ये मैंने तुम्हें करवाया था क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक के अंदर। कंफर्म। अब सुनना मेरी 1 मिनट और बात सुनो। सुनो बेटा, ये मैं इसको करवाने में 3 दिन लगाता हूँ, तो ये भैया मैंने गोली की तरह करवाया। ये मैं तुम्हें क्लास में चार्ट दिया था, ठीक है? इधर देखो, करेक्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटी, डिमांड बढ़ गई थी, ऑन डिमांड, वर्कलोड बढ़ गया था, रेजिलेंसी और इलास्टिसिटी आए, मल्टीपल टेनेट आए, पेपर यूज बोर्ड। पंजाब के लोग ग्लोबल हो गए, अमृतसर के लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सरदार जी एक्सेसिबिलिटी चाहते थे, सरदार नहीं अपनी मेंटेनेंस रखती थी या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं थी। मिनिमाइज मेंटेनेंस, पार्क की इन्फॉर्मेशन इजी एक्सेस हो जाती है। अपना नज़रों से हुआ प्यार में बैकअप और रिकवरी करना मुश्किल होता है। अपना प्यार में लोड को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल, गुरुद्वारे वाले इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे काम करते हैं। एयरपोर्ट वालों को टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, जहाज को कैसे चलाना पड़ता है फ्लेक्सिबिलिटी से। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, दुबई वाले स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस करते हैं। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए मॉनिटर किया गया प्रोजेक्ट मोर इफेक्टिवली। और उस पर क्या कहता है, डेजर्ट सफारी में कैपिटल कॉस्ट नहीं होती। वो वेंडर था, वेंडर घर पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, लड़की के पास लिमिटेड क्या थे, ऑप्शन थे। जब लड़की के पास लिमिटेड ऑप्शन थे तो उसके पास एक लड़का रिसोर्स लेने आया, उसको देखकर उसका कंट्रोल नहीं रहा, उसके साथ दिल की क्या कर बैठी, इंटरऑपरेटेबिलिटी। लड़के और लड़की का वहाँ पे सॉफ्टवेयर, दिल्ली में सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, दोनों ने आपस में दिल की क्या कर ली, इंटरऑपरेटेबिलिटी कर ली। लड़की के दिल में किसी ने क्या डाल दिए, बग डाल दिए। बग डालने के बाद लड़की क्या दिखाने लगी, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। दोनों की जिंदगी में थ्रेशोल्ड हुआ। लड़का और लड़की दोनों के लिए हिडन कॉस्ट हुए। लड़के ने गुस्सा में लड़की को पीट दिया, सिक्योरिटी इशू। और जिंदगी में लीगल इशू। यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा था ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का करेक्टर बदल गया है। अपना पंजाब अपना सरदार जी सरदारनी वाला, सरदार जी सरदारनी का एडवांटेज उठाते थे। और डिपार्टमेंटल स्टोर वाले को क्या हुआ था, ड्रॉबैक हुआ। तो दिल्ली के प्यार में क्या आते हैं, इशू आते हैं। कंफर्म कंफर्म कंफर्म। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी तुम्हें एक ओवरव्यू देने की। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे साथ एक बार दिल से बोलेंगे, जैसे ही हम क्लास को खत्म करते हैं, जय हिंद जय भारत। तो बोलो जय हिंद जय भारत।